हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कुछ नोट्स हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। अब देखिए, इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। क्या है? नंबर 1 जो है, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल थे, लागू किए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं कर सकते, अपोजिट है। दूसरा हमारा है कि ये सिद्धांत हैं देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल है, हमारे गवर्नमेंट के संचालन में ये जो है फंडामेंटल है, मूलभूत है। थर्ड है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को बनाकर कानून जो है क्या करे? लागू करे, ठीक है। इन सिद्धांतों का जो है सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे, ठीक है। ये सिद्धांत या फिर कोई भी नियम बना रहा है तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाए कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इनका पालन नहीं किया जा रहा हो, ठीक है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसके लिए? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। ये कहता है आर्टिकल 38। 39 में है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, ठीक है, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, ठीक है। आर्थिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, जो इकोनॉमी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, और पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक जो कार्य, ये सारी चीजें जो है ये 39 में है, जो स्टेट को जो है, जो राज्य है, उनको ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। अब 39 क की बात करें या 39A की बात करें तो इसमें समान न्याय, ठीक है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो 39A में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। कौन से? 40 के अनुसार जो है राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का जो है उसके गठन का प्रयास करेगा, ठीक है। अब क्या है कि 41 में क्या है कि कुछ राज्य है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का जो है प्रभावी उपबंध करेगा, ठीक है। अब किसके उपलक्ष्य किस में प्रभावी उपलब्ध जो है उपबंध करना है? काम को, शिक्षा के लिए प्रभावी उपबंध करना है राज्य को। 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को, है ना, न्याय संगत जो जस्टिसिएबल हो और मानवोचित हो, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए वो जो है सही दशा हो का प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 में है राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 43A, ठीक है। 43A में क्या है? इसमें जो है राज्य उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकार हैं, ठीक है ना, जो एम्प्लॉइज हैं वहां पे उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जो है एम्प्लॉइज की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, 43A। नेक्स्ट हमारा 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान न्यायिक जो है सिविल संहिता, देखिए समान सिविल संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। 45 में क्या है? जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 में है कि इसके अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उनके आर्थिक हितों में वृद्धि करने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। 47 देखते हैं। 47 के अंतर्गत राज्य लोगों को पोषाहार
आहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा 47 के अंतर्गत। 48 में है, 48 के अंतर्गत राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और जो हमारे वाहक मवेशी हैं उनके वध पर प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, 48 का को देखें तो क्या है, जो इसमें राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण को संवर्धन, तो आएगा जब पर्यावरण की बात तो 48A में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 49 में क्या है, 49 के अंतर्गत राज्य जो राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्थान है वहां की वस्तुओं का संरक्षण करेगा। 50 के अंतर्गत क्या करेगा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 50 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या है, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का, उसको बढ़ाने का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो क्या अंतर है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए मौलिक जो हमारा अधिकार है वो भाग 3 में है, वहीं पे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक फंडामेंटल राइट, लेकिन आयरलैंड के संविधान से हमारा नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो ये नकारात्मक है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, नकारात्मक है, और नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति जो है सकारात्मक है। ठीक है, पॉजिटिव है। यह क्या है, वाद योग्य है, मतलब हम कोर्ट में इसको ले जा सकते हैं, और ये गैर वाद योग्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अगर हम मौलिक अधिकारों में हम वाद योग्य मतलब इसका उल्लंघन अगर होता है तो न्यायालय जो है इसे द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ये वाद योग्य नहीं है, ये गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और मौलिक अधिकार में क्या है, कानूनी रूप से सामान्य है। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य है, और यहाँ पे क्या है, नैतिक व राजनीतिक मान्यता, ये यहाँ पे कानूनी मान्यता है, मतलब ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन यहाँ पे नैतिक और जो है राजनीतिक मान्यता है। मतलब कोर्ट में अगर इसका कोई चीज जो कहा गया है वो नहीं पालन हुआ है तो कोर्ट में नहीं ले जाएंगे कि अगर जो है ये चीजें कही गई थी और अभी तक नहीं हुई तो हम इसको कोर्ट में अप्रोच कर लेंगे। ये नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है इसकी मान्यता होती है। अब फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो उद्देश्य क्या है, देश में लोकतंत्र, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, और यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर फंडामेंटल राइट में लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई विधान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। अब फंडामेंटल राइट में व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, और यहाँ पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए होता है। ठीक है, ये नागरिकों, फंडामेंटल राइट नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, और यहाँ पे जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को ये प्राप्त होगा। तो ये हमारे जो है आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हमें देखना था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न कोश। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सारा हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। राजनीतिक जो प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए डी। ठीक है, डी हमारा सही उत्तर है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र से स्थापित करना। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। किसमें सहायक है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें जो लोग चाहते थे कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये लागू हो हमारे संविधान में, तो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और एक धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो सही नहीं है वो आपका कौन सा है? वो आपका ये वाला है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, बाकी सी है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद
36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कौन कौन सा? आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य जो है वो धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कथन है और दिए गए हैं, मुझे हम लोग को ये बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन हमारा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं के संदर्भ में है ये, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है ना, और दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो कौन सा है हमारा? डी है, ना तो एक ना तो बी, तो ना विधायिका के और ना ही कार्यपालिका के। देख लेते हैं एक बार, जैसे सॉरी ये ऊपर है थोड़ा सा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है ना, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व है वो कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते। ठीक है ना, ये सभी राज्य क्रियाओं को कि विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते, बल्कि क्या करते हैं, ये सभी राज्यों की विधायिका और या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व जो पृष्ठभूमि है उसका निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही जो है कार्यपालिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है कथन बताना हमें, कौन सा गलत कौन सा सही। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है। ठीक है, सी होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश की सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, हमने देखा था ना। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, सॉरी, और एक में और है, कौन सा हमारा है? मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो ए और डी, प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में भी हमने क्या कहा था कि जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो ए और डी। ठीक है, देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। क्या उल्लेख करती है? कि ये राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएंगे, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार जो हमारा प्रस्तावना है और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही कल्याणकारी राज्य का विचार जो है करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा हमारा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा डी हो गया, और प्रस्तावना सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पे? प्रस्तावना में और किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो ये जो हमारा डी हो जाएगा, ए और सी दोनों ही सही है। भारत के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? अगर हम इसको इजी जो हम स्टडी करना हो तो किस टाइप में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, बिल्कुल समाजवादी भी हैं, बौद्धिक, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। तो 3 जो है हम जो है पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा उपरोक्त सभी ये सही उत्तर होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है भाग 4 और 36 से 51 में है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसको सहज जो है अध्ययन के लिए हम 3 पार्ट में, कैसे? एक तो समाजवादी हो गया, उसके बाद फिर उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, है ना, मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण आदि भागों में। तो कौन कौन सा हो सकता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण
आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है, ठीक है, पॉजिटिव है, उनकी प्रकृति जो है वो पॉजिटिव है, तथा यह गैर न्यायोचित है। क्या है, गैर न्यायोचित है, ठीक है, गैर न्यायोचित है। भारतीय संविधान में सम्मिलित 3 जो है निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई, तो ये हमारी आयरलैंड से प्राप्त हुई, अभी हमने देखा था आयरलैंड से प्राप्त हुई है। तो देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी प्रेरणा हमें 1937, ठीक है, कब, 1937 में आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणी इस भाग पर क्या है, फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकार का सर्वात्रिक घोषणा आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। सेम क्वेश्चन है, तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के फिर जो है निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, कहाँ से, सेम क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है, वाद योग्य है, ठीक है, मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है और कोई नहीं, तो ये होगा वाद योग्य नहीं है, क्योंकि वाद योग्य तो फंडामेंटल राइट है। नीति जो वाद योग्य नहीं है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, कहाँ पे, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, देश के शासन के लिए आधारभूत है, क्या है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, ठीक है। तो ये जो हमारा है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, वो जो है हमारे किसके लिए, शासन के लिए जो है क्या है, आधारभूत है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा, अनुच्छेद 37 है, ध्यान रखिएगा, 37 अनुच्छेद के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा, वो राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है, उनको ये चीज लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, कहाँ पे, ये नीति निर्देशक तत्वों में, तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ठीक है, तो ये हमारा है बी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का अंग है। आर्टिकल 39 घ, ठीक है, तो 39 डी या प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन उनको होना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 39 घ में के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए जो है समान वेतन, कानून के समक्ष जो है बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ये हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ये जो है हमारा मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 39 में जो है किया गया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो देखिए ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, कौन सा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये सारा जो है हमारा वो जो है आपका किसमें है, ये आपका फंडामेंटल राइट में है, और बाकी जो डी है हमारा वो हमारा नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, किसके अंतर्गत की गई, तो ये हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सी होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा आगामी पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था इसमें की गई है डीपीएसपी में, और अनुच्छेद 14 जो अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 40 जो है वो जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, कौन सा है, ये आर्टिकल 40 है, ठीक है। 40 जो है हमें क्या करता है, निर्देश देता है पंचायतों के गठन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देश करता है, तो सेम हमारा सही उत्तर जो है 40 होगा, ठीक है। देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है हमारा अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य
कहाँ पे? राज्य ग्राम पंचायतों, जो राज्य होगा, स्टेट होगा, वो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और इसके लिए कदम उठाएंगे और ऐसी उनको ऐसी शक्तियां और जो है अधिकार प्रदान किया जाएगा जो उन्हें स्वायत्त शासन, ठीक है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगी। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है उनका गठन कहाँ पे किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने को निर्देशित करता है? तो इजी है, 40 है हमारा, ठीक है। अब हमें सुमेलित करना है। देखिए आर्टिकल 40 किस में है? अभी हमने जस्ट देखा था आर्टिकल 40 किस में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में क्या है, 44 में और 48 में क्या है, तो हमें ये देख लेना है। देखिए आर्टिकल 40 में जो हमारा है ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 में हमारा जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 41 में क्या है, कुछ विशेष दशाओं में शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। और 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो ये है, ठीक है। अब हमें वही असर्शन और रीजन है, मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ठीक है। दूसरा है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है प्राविधित है। तो ये क्या होना चाहिए हमारा? देखिए ये सी है, एक सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि रोजगार का अधिकार 3 में नहीं बल्कि 4 में है, पार्ट 4 में है, ठीक है। तो क्योंकि पार्ट 4 में डीपीएसपी में जो है रोजगार के बारे में जो है पूरा दिया गया है। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2000, ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा 2005 में लोकसभा द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में लोकसभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों के 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो संविधान न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। 100 दिन का जो है हर साल कराती है। अब क्या है, ये भाग 4 में है, वही क्वेश्चन था हमारा कि कौन से भाग में, तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? तो हमने देखा था कि 51 जो है हमारा वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल बार बार देखेंगे तो आर्टिकल याद हो जाएगा। तो हमारा 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 41 क्या है, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 41 में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। 43A में क्या है कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन 43A में है। 48 का में क्या है, पर्यावरण। 48 का में क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट में हमारा 25 में है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो कितना था ये हमारा 43A था, ठीक है। 43A में जो क्या किया गया है, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी। अब देखिए 42वें, अब ये कब आया था ये भी देख लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें मत लिख दीजिएगा, ये 42nd संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A के अंतर स्थापित करके यह प्रावधान ये किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या किसी अन्य संगठन में प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा, ठीक है ना। मतलब जो लोग हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये 43A में है, ठीक है। उपर्युक्त जो है विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा, ये हमारा हो गया। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो भारत का जो संविधान है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये है हमारी 9वीं अनुसूची में, ठीक है। कहाँ पे? ये 9वीं अनुसूची में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि का उल्लेख हमारी ये हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कहाँ पे है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कहाँ पे है? 51 में है, ठीक है। ये हो गया, देखते हैं। जस्ट सेकेंड,
हाँ, तो ये है हमारा भारत, जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल 51 क्या है, ये 51 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है होगी और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और हमारा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाएगा। ये 51 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो कौन सा करता है, अभी हमने जस्ट देखा, ये हमारा करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में विदेशी नीति से संबंधित है, तो हमारा कौन सा है, ये आर्टिकल 51 है। ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, कर्मकारों की प्रबंधन में, जहाँ प्रबंधन आता है वहां पे हमारा आर्टिकल 43A है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 43A में राज्य के ऐसे यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपर्युक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार के उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं अव्यवस्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, कौन सा नहीं जोड़ा गया है, तो हमें नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारा जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंधन में। ठीक है, समान जो है संहिता हो गई, न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, तो ये होना चाहिए सी। ठीक है, जो समान जो आचार संहिता है उसको संशोधन 42वें से नहीं जोड़ा गया है, ये मूल संविधान के अनुच्छेद के तहत ही 44वें में वर्णित किया गया है। देख लीजिए फिर से, जो समान आचार संहिता है वो 42वें संविधान अधिनियम संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है, यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है और शेष दिए गए प्रावधान 42 से संबंधित अधिनियम के द्वारा जो है जोड़े गए हैं। जैसे कौन कौन से 42 में जोड़े गए हैं, शोषण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 42 में कौन कौन से जोड़े गए, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ठीक है, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 च में है। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 में है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में है। देखिए, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य में समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में जो है कामगारों की जो सहभागिता, तो ये भी हो गया, और काम और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य जो आपका वेतन है एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, तो ये आपका जो बी है, जो उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मकारों की सहभागिता। नेक्स्ट हमारा है, देखिए संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकारों को स्वीकृत किया, किसके शोषण के विरुद्ध बात कर रहे हैं, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के, तो देखिए सी जो हमारा सही उत्तर है। देखिए बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों की बात, यहाँ पे दलित का नाम नहीं है। ठीक है, तो बच्चे, स्त्री और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द संविधान में उल्लेख उसका नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन सा, मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष के आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये डी ही नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, तो देखिए जो मद्य निषेध है वो 47 में है। ठीक है, गौ संरक्षण 48 में है, मद्य निषेध कहाँ पे, 47 में, गौ संरक्षण 48 में है और पर्यावरण संरक्षण 48A के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन जो 14 वर्ष से आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो जो है पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में था, परंतु कितना 86 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2002 के बाद ये 21A के अंतर्गत अब ये मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत जो हमारे बच्चे हैं छोटे,
शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे के आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान जो है शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए 16 वर्ष से आयु तक के बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा, यही डी वाला नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया था कैसे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, कैसे भिन्न है, तो देखिए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है हाँ, देखिए इसमें क्या है ना कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है। ये जो आपके फंडामेंटल जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है हमारा, इन्फोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है। अब निर्देशक जो सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है, राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं इसमें, है ना, कि राज्य में कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसके लिए निर्देश है यहाँ पे। और इसमें क्या है कि व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दिए गए, जो व्यक्ति हैं, जो कॉमन पीपल है, उनको जो है राज्य के अगेंस्ट जो है कुछ क्या दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं कि राज्य अगर उनके लिए जो है सही से जो चीजें नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं, अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं तो वो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनको जो है अपने रूल्स को वैसे ही फॉर्मुलेट करना होगा जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, जो उनमें दिए गए हैं उसी को जो है एकदम गाइडलाइन समझ के अपने रूल्स को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। देखिए मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रति निषेध, मादक पेय जो है क्या है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो ये कौन सा हो गया, हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि पहला तो हमारा फंडामेंटल राइट में है। देखिए नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 47, कौन सा 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल जो हमारा 23 है वो हमारा फंडामेंटल राइट में है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा सही होगा नहीं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये वाद्य योग्य है, नहीं ये अवाद्य योग्य है, तो बिल्कुल सही है, ये अवाद्य योग्य है, इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और जो है जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्व तो अवाद योग्य हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। कौन से प्रावधान है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा है बी, केवल 2 और 3। ठीक है, किसमें 2 और 3, ये देखिए हमारा पंचायत है इसमें, है ना, पंचायत का गठन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, लेकिन सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना नहीं है। भारतीय जो नागरिक है उनके लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, ये जो हमारा कौन सा है कि ये जो राज्य के कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, जो राज्य के, तो गांधीवादी ये 2 ही होगा, है ना, 2 है, देखते हैं। देखिए गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के कई अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी है ये, ठीक है, 40 में ग्राम है ये, तो ये हो गया हमारा। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, वो भी जो है गांधी जी द्वारा वो कुटीर उद्योग पे ज्यादा फोकस करते थे, तो इनका जो है व्यक्तिगत सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, ये आर्टिकल 43 में है, तो 40 और 43 गांधी जी का है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, अर्थ और जो है संबंधी हितों का अभिवृद्धि 46 में, ठीक है, 40, 43 और 46, ठीक है। 46 में क्या है, जो दुर्बल है, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके संबंध में जो है उनके शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हित, ठीक है।
स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाएं, जो नशीली दवाएं, मादक पेय और औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग जो आर्टिकल 47 में है, ये भी है ना। जो आपने देखा था जब स्वतंत्रता जो है हम लोग उसके लिए फाइट कर रहे थे, तो बहुत बार जो है जो ये आपके मादक पदार्थ है, मादक पेय है, उनके जो है दुकानों के सामने बहुत बार विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो ये भी जो है हमारे गांधीवादी विचारधारा से है। और गाय और बछड़ा अथवा अन्य दुधारू पशुओं का वध पर रोक, ये भी जो है गांधीवादी, तो आर्टिकल 48 में, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही है, विकल्प बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है ये देखना हमें। तो देखिए कौन सा सम्मिलित है, ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ, देखिए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से मना नहीं करेगा, ठीक है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, रेस, जाति और अस्पृश्यता, मतलब ये हमारा सही है। बाकी ये तीनों जो है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीतिगत सिद्धांतों में सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण एवं संवर्धन व वन और वन्य जीव की रक्षा, तो ये हमारा कौन सा है? ये आपको पता है कि नीतिगत तत्व है, ठीक है। ये और किसमें है? अच्छा, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य जो हमारे ड्यूटीज है उसमें भी है, तो ए और बी हो गया दोनों, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है। पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण और वन्य और वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। साथ ही में संविधान के मूल कर्तव्यों के तहत 51A जी में क्या है कि भारत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का, कि वह प्रकृति, पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में? प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी इसमें तो है, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता ये भी है, बालकों की प्राथमिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु तक करना प्राप्त हो, तो ये हमारा जो तीनों है वो है। लेकिन जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा है उसके विषय में कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता है 39 में। क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ पे है? 39 में। 39 क में अगर स्पेसिफिकली देखें, और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का जो है 86 संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन 2000 में अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि बाल्यावस्था में देखभाल जो बच्चों की 6 से कम आयु के जो है, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? कौन सा है? ग्राम पंचायतों का संगठन, मुफ्त कानूनी सलाह, गोवध निषेध और समान नागरिक संहिता। तो देखिए ये सारे तो पहले थे हमारे, गोवध निषेध ये तो हमारे गांधीवादी प्रिंसिपल्स है ये दोनों, समान नागरिक संहिता ये जो है आपके पहले से थे, लेकिन ये जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये जो हमारा बाद में जोड़ा गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए मुफ्त कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? वो आपका सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से मद्य निषेध है? आपने देखा, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी है, ठीक है। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में स्त्री और पुरुष कहाँ पे है? 39A में है। 39A में है कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका जो है का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और 39 घ में है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। जबकि हम अगर 45 देखें तो उसके अनुसार, अनुच्छेद 45 के अनुसार, राज्य अपने लोगों के पोषणहार या पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, ठीक है ना। राज्य क्या करेगा? विशिष्टया जो मादक पदार्थ हैं और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि या औषधीय जो है प्रयोजन से भिन्न उपयोग
का प्रतिषेध करने का जो है प्रयास करेंगे। तो सूचना का जो अधिकार है वो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार कहाँ पे है? भारतीय नागरिकों के लिए जो है अनुच्छेद 19A में जो हमारा राइट टू स्पीच है उसमें जो है हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता। तो ये आपका जो है समान नागरिक संहिता जो है 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड जो है इसका जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास जो है कौन करेगा? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से क्या है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान करना है। ठीक है, तो मद निषेध बिल्कुल है, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम ये तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, बेगार व बलात् निषेध ये भी हो गया, अस्पृश्यता है। तो कौन सा होगा हमारा? देखिए सही उत्तर हमारा है ओनली वन, ये सी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, मद निषेध संविधान के अनुच्छेद 47, ठीक है, मद निषेध जो है संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 और बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध 23। ठीक है, क्या है? फैक्ट्रियों में के एवं खानों में बाल श्रम निषेध। ठीक है ये कहाँ पे है? 24 और बेगार और बलात् श्रम निषेध 23 तथा अस्पृश्यता 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भाग है। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हमारा ये नहीं है। कौन सा? सी नहीं है, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये हमारा जो है नहीं है। ठीक है, संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का जो है समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो देखिए के.टी. शाह ने कहा था, ये क्वेश्चन आता तो के.टी. शाह ने ये कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जो है अदा करती है। तो के.टी. शाह ने यही चीज कही थी। और नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या करना है? इसमें देखना है कि भारत सरकार आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं। ठीक है, तो कौन से पूरे होते हैं? ये हमारा है ओनली 3। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी देश की जो है आपकी प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता और छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो देखिए जो हमारा बी है 1 और 2, ठीक है, तो ये हमारा जो है छोटे परिवार का मानदंड उसमें नहीं है और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए जो हमारे निर्देशित सिद्धांतों के अनुच्छेद में 39 घ में अगर देखें तो समान कार्य के लिए समान वेतन तो है और 44 में है आपका जो सिविल जो आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है सूचीबद्ध है। लेकिन अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक कहाँ पे जाएंगे? अनुच्छेद 350 का में जो है लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का जो है निर्देश देता है। ठीक है, भाग 4 में उल्लेखित नहीं है लेकिन इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मूल कर्तव्य। ठीक है, तो हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम नेक्स्ट करेंगे मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।